जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। उल्लेखनीय है कि भूमंडल को मुख्यतया 3 भागों में विभक्त किया जाता है। एक थलमंडल अर्थात लिथोस्फीयर, 2 जलमंडल अर्थात हाइड्रोस्फीयर, 3 वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर। विद्वानों के अनुसार पृथ्वी तल के लगभग 71% भाग पर जल है। ये जल महासागरों, सागरों, खाड़ियों, झीलों आदि में वितरित है। इस जलमंडल का अध्ययन हम निम्नलिखित 4 शीर्षकों में विभक्त कर करेंगे। 1 महासागरीय धाराएं यानी ओशनिक करेंट्स, 2 मत्स्ययन यानी फिशिंग, 3 नदियां या नदी अपवाह तंत्र यानी रिवर और ड्रेनेज सिस्टम, 4 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। इनमें मत्स्ययन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन हम महासागरीय धाराओं के अध्ययन के साथ तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का अध्ययन नदियों के अध्ययन के साथ ही उसी अध्याय में करेंगे। अब हम इनका क्रमशः अध्ययन करें। इस क्रम में हम सर्वप्रथम महासागरीय धाराओं और मत्स्ययन का अध्ययन करें। महासागरीय धाराएं एवं मत्स्ययन, ओशनिक करेंट्स एंड फिशिंग। महासागरीय जल गतिमान होता है। भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, घनत्व एवं खारापन तथा बाह्य बल जैसे पवन, सूर्य तथा चंद्रमा अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक पवन को माना जाता है। महासागरीय गति 2 प्रकार की होती है। 1 क्षैतिज यानी वर्टिकल, 2 ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजेंटल। महासागरीय लहरें एवं धाराएं क्षैतिज गति से संबंधित होती हैं, जबकि ज्वार भाटा एवं जल का उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग एवं अवप्रवाह यानी डाउनवेलिंग ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित होते हैं। महासागरों में 4 प्रकार की प्राकृतिक गतिविधियां घटित होती हैं। 1 लहरें यानी वेव्स, 2 धाराएं यानी करंट्स, 3 ज्वार भाटा यानी टाइड एंड एब, 4 जल का उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग एवं अवप्रवाह यानी डाउनवेलिंग। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। 1 लहरें या तरंगें यानी वेव्स। वास्तव में तरंगें जल नहीं होती हैं, बल्कि ऊर्जा होती है जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस तथ्य पर आम सहमति है कि पवन सागरीय लहरों की उत्पत्ति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। पवन सागरीय जल की सतह पर रगड़ द्वारा लहरों को उत्पन्न करती हैं। पवन का बल लगने के कारण लहर का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचा हो जाता है। इस प्रकार लहरों का ऊपर उठा हुआ भाग शीर्ष यानी क्रेस्ट कहलाता है, जबकि सबसे नीचे का दबा भाग गर्त यानी ट्रफ कहलाता है। 2 शीर्षों के बीच या 2 गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को लहर की लंबाई कहते हैं। अब हम समझने का प्रयास करें कि लहरें कैसे बनती हैं। तेज गति से चलने वाली पवनें सागरीय सतह पर बल लगाती हैं। परिणामतः जल पर रगड़ यानी फ्रिक्शन होता है तथा गुरुत्वाकर्षण बल लहरों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है और नीचे आता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर ढकेलता है। इस प्रकार लहरें पवन एवं गुरुत्वाकर्षण बल के एक दूसरे पर प्रभाव के कारण बनती हैं। वास्तव में जल के कणों की गति क्षैतिज नहीं होती, बल्कि वृत्ताकार यानी सर्कुलर होते होते क्षैतिज होती हैं तथा प्रत्येक जल कण
एक ही स्थिति के चतुर्दिक परिक्रमा करता है तथा तरंगों के क्षैतिज रूप में आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। जल के कणों की इस प्रकार की वृत्ताकार गति जैसे जैसे नीचे जाती है, वैसे वैसे पवन का बल कम होता जाता है। परिणामतः जल कण की परिक्रमा की कक्षा का आकार जल सतह से नीचे की ओर छोटा एवं अंडाकार होता जाता है। तली पर जल की गति क्षैतिज हो जाती है तथा जल आगे एवं पीछे की ओर गतिशील हो जाता है। 2. धाराएं यानी करंट्स। जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित मार्ग एवं निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में क्षैतिज रूप में जल का लगातार बहाव है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। महासागरीय धाराएं अपनी प्रकृति के अनुसार 2 प्रकार की होती हैं, गर्म एवं ठंडी अर्थात वार्म एंड कोल्ड। चूंकि सूर्य वर्ष भर भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्र में रहता है, इसलिए इस क्षेत्र का जल गर्म रहता है। इसी प्रकार चूंकि सूर्य ध्रुवों की ओर कभी नहीं पहुंचता, अतः इन क्षेत्रों में वर्ष भर शीत ऋतु रहती है। अतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराएं गर्म तथा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं ठंडी होती हैं। महासागरीय जलधाराएं भी पवनों की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को स्थानांतरित करती हैं। आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्रों की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। महासागरीय धाराओं के लिए उत्तरदायी कारक। 1. धाराओं की उत्पत्ति के कारक। 2. धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। 1. धाराओं की उत्पत्ति के कारक। धाराओं की उत्पत्ति में 5 प्रमुख कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो इस प्रकार हैं: पवन, तापमान, घनत्व, लवणता तथा कोरियालिस बल। अब इनका क्रमशः विस्तृत अध्ययन करें। 1. पवन यानी विंड। धाराओं की उत्पत्ति में प्रचलित एवं सनातनी पवन को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ये हवाएं जब सागरीय जल के ऊपर से होकर चलती हैं तो वो अपनी रगड़ के कारण जल को भी अपनी ओर बहा ले जाती हैं। यदि मानचित्र पर सनातनी पवनों तथा धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश धाराएं सनातनी पवनों का ही अनुसरण करती हैं। जैसे दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 30 डिग्री तक पूर्वी पवन का प्रवाह क्षेत्र है, ये पवनें पूरब से पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। अतः इन्हीं की वजह से इस क्षेत्र की महासागरीय धाराएं भी इन्हीं का अनुसरण करते हुए पूरब से पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में पश्चिमी पवनों का प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ पर हवाएं पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चलती हैं। इनकी वजह से इस क्षेत्र में महासागरीय धाराएं भी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चलती हैं। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से ध्रुवों तक ध्रुवीय हवाएं पूरब से पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं, जिसकी वजह से महासागरीय धाराएं भी इन्हीं का अनुसरण करते हुए पूरब से पश्चिम चलती हैं। इससे ये पता चलता है कि धाराओं के प्रवाह में पवन एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में भूमिका निभाता है। 2. तापमान में भिन्नता। पृथ्वी पर तापमान वितरण में पर्याप्त असमानता पाई जाती है। एक तरफ जहां सूर्य की किरणें
विषुवत रेखीय भागों में वर्ष भर लंबवत चमकती हैं, जिससे अत्यधिक सूर्यताप के कारण जल का तापमान उच्च हो जाता है तथा जल का घनत्व कम हो जाता है। परिणामतः जल गर्म होकर फैलता है तथा इस फैलाव की वजह से वो अपने आसपास के क्षेत्रों के जल से हल्का हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवों का पानी ठंडा होता है तथा ठंडा पानी भारी होता है। अतः इस प्रकार विषुवत रेखीय जल हल्का है तथा ध्रुवों का जल भारी है। परिणामतः विषुवत रेखीय जल सतह पर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होने लगता है तथा ध्रुवों का जल अधः स्थल यानी सतह के नीचे से विषुवत रेखीय क्षेत्र की दिशा में प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार तापमान में भिन्नता के कारण भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। 3. लवणता में भिन्नता। यदि दो क्षेत्रों का तापमान समान है परंतु दोनों क्षेत्रों की लवणता यानी सैलिनिटी में अंतर है, तो अधिक लवणता वाला जल भारी होगा तथा कम लवणता वाला जल हल्का होगा, जिस कारण अधिक लवणता वाला भारी जल नीचे बैठता है तथा कम लवणता वाला जल हल्का होने के कारण अधिक लवणता वाले जल की तरफ सतह पर गतिशील हो जाता है। परिणामतः ऊपरी भाग के नीचे अधिक खारे भाग का जल कम खारे भाग की ओर अधः प्रवाह के रूप में चलने लगता है। प्रायः इस प्रकार की धाराएं खुले तथा बंद सागरों के मध्य चला करती हैं। प्रायः बंद सागरों के जल में खारापन खुले महासागर के जल की अपेक्षा ज्यादा होता है। जैसे अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जल डमरू मध्य से होकर भूमध्य सागर की ओर सतह पर धारा चलती है। इसके विपरीत भूमध्य सागर की सतह के नीचे का जल अधः प्रवाह के रूप में अटलांटिक सागर की ओर चलने लगता है। चूंकि अटलांटिक खुला महासागर है और भूमध्य सागर बंद सागर है, जिससे अटलांटिक का जल भूमध्य सागर से अपेक्षाकृत कम खारा है। 4. घनत्व में भिन्नता। तापमान तथा लवणता के कारण घनत्व में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न धाराओं का अध्ययन हमने कर लिया। इनके अलावा भी कई कारक ऐसे हैं जिनके कारण घनत्व में अंतर आता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में कम तापमान के कारण उच्च घनत्व पाया जाता है, परंतु बर्फ के पिघलने के कारण लवणता कम हो जाती है, जिस कारण घनत्व कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप ध्रुवों से ठंडे जल की धाराएं विषुवत रेखा की ओर चलने लगती हैं। दबाव के कारण भी घनत्व में अंतर आता है। सागरों में ऊपर से नीचे जाने पर दबाव बढ़ता जाता है, जिस कारण घनत्व भी अधिक हो जाता है। इस प्रकार सागरों के ऊपरी भाग में हल्का जल तथा गहराई में भारी जल मिलता है। परिणामतः जल में लंबवत गति बन जाती है। 2. धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। इसके प्रमुख कारक निम्न हैं। 1. तट की दिशा तथा आकार यानी कोस्ट लाइन। अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है और उसके बीच महाद्वीपीय भाग लंबवत रूप में आ गया, तो धाराओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा धाराएं महाद्वीपीय तट के समानांतर चलने लगती हैं। जैसे विषुवत रेखीय धारा ब्राजील तट से टकराने पर दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिनमें से उसका उत्तरी भाग गल्फ स्ट्रीम के नाम से यूएसए के पूर्वी तट के सहारे चलने लगती है, जबकि उसका दक्षिणी भाग ब्राजील की धारा के नाम से ब्राजील तट के सहारे दक्षिण की ओर चलने लगती है। 2. कोरियालिस बल। पृथ्वी के पश्चिम से पूरब दिशा में घूर्णन के कारण धाराओं का मार्ग प्रायः गोलाकार हो जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा
दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाया करती हैं। इसी को कोरियालिस बल या कोरियालिस प्रभाव कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। यदि पृथ्वी गतिहीन यानी स्टेशनरी होती और हम व्हीलर द्वीप से 20 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एवं 87 डिग्री 5 मिनट पूर्व लॉन्गिट्यूड से एक मिसाइल इस्लामाबाद 33 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ एवं 73 डिग्री 5 मिनट पूर्व के लिए एक्सप्लोड करें और ये मिसाइल अपने गंतव्य तक पहुंचने में 1 घंटे का समय ले, तो ये 1 घंटे बाद इस्लामाबाद में जाकर गिर जाएगी। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए 1 घंटे के समय में पृथ्वी 15 डिग्री घूम चुकी होगी। परिणामतः जो मिसाइल इस्लामाबाद में गिरनी थी वो 14 डिग्री पहले यानी 76.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन में गिर जाएगी। इस प्रभाव को कोरियालिस प्रभाव कहते हैं। महासागरों की संख्या विश्व में 5 है, जो इस प्रकार हैं। 1. प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। 2. अटलांटिक महासागर। 3. हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन। 4. दक्षिणी हिम महासागर। 5. आर्कटिक महासागर। इनमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा तथा आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। धाराएं मुख्यतया केवल 3 महासागरों प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर में ही चला करती हैं। शेष 2 महासागरों में वाष्पीकरण के अभाव के कारण धाराएं नहीं चलती हैं। धाराओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रशांत महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर में मुख्यतया 6 धाराएं प्रवाहित होती हैं, जो इस प्रकार हैं। क्यूरोशिवो धारा, ओयाशिवो धारा, उत्तरी प्रशांत धारा, एल नीनो, ला नीनो तथा पेरू की धारा या हमबोल्ट की धारा। इनमें प्रथम 3 धाराएं एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर या पूर्वी तट की ओर से प्रवाहित होती हैं। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं और मुख्यतया पश्चिमी प्रशांत तट पर प्रवाहित होती हैं। हाँ, एकमात्र उत्तरी प्रशांत धारा है जो प्रशांत के पश्चिमी और पूर्वी तट को जोड़ती है, अर्थात एशिया के पूर्वी तट से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के बीच प्रवाहित होती है। इस महासागर के शेष 3 धाराओं में 2 अर्थात एल नीनो और ला नीनो मध्य दक्षिणी प्रशांत में तथा 1 हमबोल्ट की धारा पेरू तट पर बहती है। अब हम इन धाराओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। 1. क्यूरोशिवो धारा। ये धारा एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर फिलीपाइंस से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई जापान तट तक जाती है। स्वाभाविक है कि चूंकि इसका पथ भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर है, अतः ये गर्म धारा यानी वार्म करंट है। 2. ओयाशिवो या क्यूराइल धारा। ये धारा क्यूराइल द्वीप समूह के समीपवर्ती क्षेत्र से उद्गमित होती है और दक्षिण की ओर बहती हुई जापान के हांशु द्वीप के पूर्वी तट पर पहुंचकर क्यूरोशिवो धारा में मिल जाती है। चूंकि इसकी प्रवाह दिशा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर है, इसलिए ये स्वभावतया ठंडी धारा है। मत्स्ययन। जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है, वहां 1. समुद्री तट कटा फटा होता है। 2.
सघन कोहरा छाया रहता है। 3. प्लैंकटन एवं जू प्लैंकटन अर्थात प्लावक एवं सूक्ष्म समुद्री जीव जो कि मछलियों के स्वादिष्ट भोजन हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये स्थितियां मत्स्ययन के लिए आदर्श परिस्थितियां मानी जाती हैं। अतः ऐसे क्षेत्रों में मत्स्ययन अत्यधिक होता है। चूंकि जापान के पूर्वी तट पर क्यूरोशिबो नामक गर्म धारा तथा ओयाशिबो नामक ठंडी जलधारा का मिलन होता है, अतः मत्स्ययन यानी फिशिंग की उपर्युक्त तीनों आदर्श परिस्थितियां यहां पाई जाती हैं। अतः जापान का हानशू तट संसार के 4 प्रमुख मत्स्ययन केंद्रों में से एक है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि जापान में कृषि भूमि कम है। यहाँ के लोगों के भोजन में फिश धार्मिक कारणों से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की कोस्ट लाइन कटी फटी होने के कारण बहुत सारे प्राकृतिक बंदरगाह बने हैं। 3. उत्तरी प्रशांत धारा। क्यूरोशिबो एवं ओयाशिबो धाराएं जापान के हानशू तट पर परस्पर मिल जाती हैं। यहाँ से ये धाराएं एकाकार होकर उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और अलास्का की खाड़ी में आकर विलीन होती हैं। इसे उत्तरी प्रशांत धारा कहते हैं। इसकी प्रकृति गर्म है। चूंकि उत्तरी प्रशांत धारा का जल गर्म और अलास्का की खाड़ी का जल शीतल है, अतः यहां भी मत्स्ययन की तीनों आदर्श परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसके कारण अलास्का तट भी संसार के 4 प्रमुख मत्स्ययन केंद्रों में से एक है। 4. कैलिफोर्निया धारा। ये अटलांटिक महासागर की कनारी धारा के समान ठंडी जलधारा है। वास्तव में ये धारा उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा का ही बढ़ा हुआ रूप है। जब व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से अमेरिकी तट से जल हटकर उत्तरी विषुवत रेखीय धारा के रूप में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगता है, तो तट के पास जलाभाव की आपूर्ति के लिए उत्तर से दक्षिण दिशा में कैलिफोर्निया धारा चलने लगती है। दक्षिण में पहुंचने पर व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण ये पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से मिल जाती है। 5. एल नीनो। ये संसार की सबसे गर्म धारा है। ये संसार की सर्वाधिक चौड़ी धारा है। इसकी चौड़ाई करीब 900 मीटर है। ये प्रशांत महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट के पश्चिम में इसका विस्तार दक्षिणी इक्वाडोर से पेरू और चिली की सीमा तक होता है। अत्यधिक गर्म धारा होने के कारण इससे प्रशांत महासागर के जल का अत्यधिक वाष्पीकरण होता है और पेरू के तट पर जोरदार वर्षा होती है। मरुस्थलीय तथा सागर तटीय भाग हरे भरे हो जाते हैं। तटीय जल गर्म होने के कारण मछलियां मरने लगती हैं। कभी कभी ये वाष्प कण चिली के अटाकामा मरुस्थल पर पहुंचकर मूसलाधार वर्षा का रूप ले लेते हैं। अतः अटाकामा मरुस्थल में कभी कभार होने वाली मूसलाधार वर्षा को एल नीनो प्रभाव माना जाता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि जिस वर्ष एल नीनो अधिक प्रबल होती है, उस वर्ष भारत, इंडोनेशिया आदि देश में वर्षा कम होती है। इसे ही इंसो चक्र यानी एल नीनो सदर्न ओसिलेशन सर्कल कहते हैं और कुछ वैज्ञानिक इसी इंसो चक्र को विश्वव्यापी मौसम स्वरूपों का शक्तिशाली संचालक मानते हैं। 6. ला नीनो। एल नीनो धारा का प्रवाह समाप्त होने पर इसी के स्थान पर दक्षिण प्रशांत महासागर का जल जब धारा के रूप में दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होता है, तो इसे ला नीनो कहते हैं। इस धारा की प्रकृति ठंडी है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सूर्य वर्ष में एक बार कर्क रेखा से मकर रेखा तक, फिर
मकर रेखा से कर्क रेखा तक संचरण करता है। इसी अनुरूप एक बार प्रशांत महासागर के जल के वाष्पीकरण में वृद्धि की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और एक बार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर। अतः एक बार मध्य प्रशांत महासागर का जल धारा के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, फिर एक बार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होता है। उत्तर से दक्षिण प्रवाहित धारा को एल नीनो तथा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित धारा को ला नीनो कहते हैं। एल नीनो धारा गर्म तथा ला नीनो ठंडी धारा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एल नीनो जनित पूर्वी एशिया में सूखे की स्थिति को ला नीनो बदल देता है। ला नीनो के आगमन के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण अधिक होता है तथा इंडोनेशिया एवं इसके समीपवर्ती भागों के साथ साथ भारत में भी सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जिससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। 7. हम्बोल्ट की धारा। इसे पेरू की धारा भी कहते हैं। इसका प्रवाह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देश पेरू के तट पर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है। इसकी प्रकृति ठंडी है, किंतु कभी कभी ये गर्म हो जाया करती है जब एल नीनो के संपर्क में आ जाती है। पेरू तट के पास अटाकामा डेजर्ट अवस्थित है। प्रायः डेजर्ट पर चलने वाली हवाओं में वाष्प कण बहुत कम ही होते हैं, लेकिन जो वाष्प कण होते भी हैं, ये ठंडी हवाएं उनको भी शुष्क कर देती हैं। परिणामतः वर्षा की संभावना उन रेगिस्तानों में और भी कम हो जाती है। अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी के एस आकृति में फैला हुआ है। इसमें प्रवाहित होने वाली प्रमुख धाराएं हैं गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, कनारी की धारा, ब्राजील की धारा, फॉकलैंड धारा तथा बेंगुला धारा। इनमें प्रथम 3 धाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर में तथा शेष 3 दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1. गल्फ स्ट्रीम। ये संसार की सबसे लंबी धारा है। इसकी प्रकृति गर्म है। उत्तरी विषुवतीय धारा जब कैरेबियन सागर से मेक्सिको की खाड़ी में पहुंचकर फ्लोरिडा के पास वेंटलीज की धारा के रूप में खाड़ी से बाहर निकलती है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है, तो इसे खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी से निकलने तथा विशाल धारा होने के कारण गल्फ स्ट्रीम संज्ञा दी जाती है। ये गल्फ स्ट्रीम संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई न्यू फाउंडलैंड तट तक आती है। यहां से ये धारा पछुआ हवाओं के प्रभाव तथा कोरियालिस बल के कारण पूरब दिशा की ओर मुड़ जाती है और यूरोप के पश्चिमी तट के समीप पहुंचती है। यहां से ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक भाग उत्तर पूर्व की ओर इंग्लिश चैनल तथा डोवर जलडमरू मध्य से होता हुआ उत्तरी सागर में पहुंचकर विलीन होता है। ये भाग उत्तरी सागर में डागर बैंक के पास विलीन होता है। ये धारा गर्म है, जबकि उत्तरी सागर का जल ठंडा है। इसलिए यहाँ भी मत्स्यन की आदर्श परिस्थितियां पाई जाती हैं और डागर बैंक संसार के 4 बड़े मत्स्यन केंद्रों में से एक है। गल्फ स्ट्रीम का दूसरा भाग दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और कनारी की धारा में विलीन होता है। 2. कनारी की धारा।
इस धारा का प्रवाह उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका तट के समीप कनारी द्वीप से केप बर्डे तक उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। इस धारा की प्रकृति ठंडी है। ये ठंडी जलधारा सहारा रेगिस्तान की वायु को और शुष्क कर देती है। सारगैसो सागर। ये सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। ये सागर उत्तरी विषुवतीय धारा गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी की धारा के मध्य में स्थित है, अर्थात इस सागर के किनारों पर उक्त धाराएं प्रवाहित होती हैं। जिनके मध्य का जल स्थिर रहता है, उस स्थिर जल क्षेत्र में सारगैसम नामक समुद्री घास पाई जाती है। ये जड़ विहीन सागरीय घासें यातायात में बाधा पहुंचाती हैं। इसी घास युक्त जल क्षेत्र को सारगैसो सागर कहते हैं। मार्मर के अनुसार सारगैसो का विस्तार 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिम देशांतर के मध्य पाया जाता है। बारामूदा ट्रायंगल। सारगैसो सागर के समीप इसके दक्षिण पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर में बारामूदा त्रिकोण स्थित है। ये त्रिकोणीय क्षेत्र वर्तमान में जल परिवहन या यातायात के लिए निषिद्ध है। इसका कारण ये है कि इस क्षेत्र में ब्रिटेन के 3 विशालकाय जहाज डूब गए हैं। अनुमान है कि इसके विपरीत भाग के अंतरिक्ष में कोई शक्तिशाली ब्लैक होल स्थित है। 3. लैब्राडोर की धारा। ग्रीनलैंड के पश्चिम तथा पूर्वी कनाडा तट के मध्य बेफिन की खाड़ी स्थित है, जबकि यूएसए और कनाडा की सीमा पर पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड स्थित है। लैब्राडोर की धारा बेफिन की खाड़ी से उद्गमित होती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई न्यूफाउंडलैंड तट तक आती है। इस तट पर स्थित ग्रैंड बैंक पर ये गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। चूंकि लैब्राडोर की धारा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र की ओर से आती है, इसलिए इसका जल ठंडा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम विषुवतीय क्षेत्र की ओर से आती है, इसलिए इसका गर्म है। अतः गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलन के कारण यहां भी मत्स्यन की तीनों आदर्श परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसलिए कनाडा का ग्रैंड बैंक भी संसार के 4 प्रमुख मत्स्यन केंद्रों में से एक है। 4. ब्राजील की धारा। अब तक हमने अटलांटिक महासागर की जिन 3 धाराओं का विवरण प्रस्तुत किया, वे सभी उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, जबकि ब्राजील की धारा जिसका विवरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं, वो दक्षिणी अटलांटिक में प्रवाहित होने वाली धारा है। ये धारा ब्राजील के पूर्वी तट पर केप सैन रॉक से फॉकलैंड द्वीप तक उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इसकी प्रकृति भूमध्य रेखा के उष्ण कटिबंध की ओर से आने के कारण गर्म है। 5. फॉकलैंड की धारा। अंटार्कटिक महासागर का ठंडा जल फॉकलैंड धारा के रूप में दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेंटीना तक प्रवाहित होता है। इस धारा के द्वारा भी अंटार्कटिका क्षेत्र से हिमखंड दक्षिण अमेरिका तट तक आ जाते हैं। फॉकलैंड ठंडी जलधारा तथा ब्राजील गर्म जलधारा जहां मिलते हैं, वहां मत्स्यन के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। अर्जेंटीना का वाहिया ब्लॉन्का मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध स्थल है। 6. बेंगुला धारा। ब्राजील की धारा फॉकलैंड द्वीप के दक्षिण में पछुआ हवाओं के प्रभाव से पूरब की ओर मुड़ जाती हैं तथा स्थल के अभाव में तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। इसे पछुआ प्रवाह, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह या अंटार्कटिक प्रवाह आदि नामों से पुकारा जाता है। ये बेंगुला धारा का रूप लेकर अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर
प्रवाहित होती हैं। आगे चलकर ये धारा दक्षिण विषुवत रेखीय धारा में विलीन हो जाती है। इसकी प्रकृति ठंडी है। ये ठंडी धारा नामीब डेजर्ट की वायु को शुष्क कर देती है। हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिम में अफ्रीका से घिरा होने के कारण अन्य महासागरों के समान धाराओं के स्थायी क्रम को जन्म नहीं दे पाता। इसमें मुख्य रूप से प्रवाहित होने वाली धाराएं निम्न हैं। उत्तरी हिंद महासागर की उत्तर पूर्वी मानसून धारा तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा, दक्षिण हिंद महासागर की सोमालिया धारा, मेडागास्कर की धारा, मोजाम्बिक धारा, अगुलहास धारा तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1. उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं। भारत केवल सांस्कृतिक रूप से विशेष नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से भी बहुत विशेष है। हमारा हिमालय, हमारा मानसून और हमारे मानसून से संबंधित धाराएं सभी विशेष हैं। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर की धाराओं की दिशा में प्रायः वर्ष पर्यंत एक स्थायी क्रम होता है, लेकिन उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं की दिशाओं में साल में 2 बार यानी ग्रीष्म एवं शरद में परिवर्तन हो जाया करता है। ये परिवर्तन उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं का निर्धारण किया जा सकता है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की धाराएं, उत्तरी पूर्वी मानसून धारा तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा आती हैं। 1. दक्षिण पश्चिम मानसून धारा। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य भारत की तरफ होता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ तिब्बत के पठार में निम्न दाब बनता है। परिणामतः दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं उत्तर पूरब की तरफ चलने लगती हैं, जिससे हिंद महासागर का धाराक्रम भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर हो चलता है, जिसकी कई उपशाखाएं अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ जाती हैं। यहाँ पर ये क्लॉकवाइज मुड़ जाती हैं। इस धारा के कारण शरतकालीन उत्तर पूर्वी धारा लुप्त हो जाती है। 2. उत्तर पूर्वी मानसून धारा। शरतकाल में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, जिस कारण उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान तथा सोमाली के मध्य पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली उत्तर पूर्वी मानसून धारा का जन्म होता है। ये धारा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण से होकर प्रवाहित होती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्वतंत्र धाराओं का जन्म हो जाता है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। ये धाराएं एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाती हैं। ये जो पवनों के ग्रीष्म एवं शरद में विपरीत दिशा में प्रवाहित होने की प्रकृति बन रही है, उसी कारण धाराओं में विपरीत दिशा में प्रवाहित होने की प्रकृति बन जा रही है। ये जो रिवर्सल ऑफ मानसून है, उसका हमारे इतिहास में भी बहुत महत्व रहा है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में जो समुद्री व्यापार था, वो पाल युक्त जहाजों द्वारा किया जाता था। पाल युक्त जहाजें इन्हीं पवनों के द्वारा प्रवाहित होती थीं। चूंकि पवनें ग्रीष्म ऋतु में भारत की ओर चलती हैं तथा शरद ऋतु में अरब और अफ्रीका की ओर, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में अरब और अफ्रीका के व्यापारियों के पाल युक्त जहाज बहुत ही आसानी से भारत पहुंच जाते थे और वो लोग भारत में रुककर शरद ऋतु का इंतजार करते थे।
जब शरद ऋतु आती थी तब धाराएं भारत से अरब और अफ्रीका की ओर चलने लगती थीं, जिससे वो आसानी से अपने देश पहुंच जाते थे। इस प्रकार हमने देखा कि अरब, अफ्रीका तथा भारत के व्यापारी किस प्रकार एक एक ऋतु एक दूसरे के देशों में रहा करते थे, जिससे संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। तभी तो आज भी समुद्र तटीय क्षेत्रों में बहुत सारे अरेबियन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 3. मेडागास्कर धारा। ये धारा मेडागास्कर द्वीप के पूरब में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इसकी प्रकृति गर्म है। 4. मोजाम्बिक धारा। ये धारा का प्रवाह मेडागास्कर द्वीप के पश्चिम में और मोजाम्बिक देश के पूरब में मोजाम्बिक जलडमरू मध्य से होकर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। इसकी भी प्रकृति गर्म है। 5. अगुल्हास धारा। इसका प्रवाह मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। ये भी एक गर्म धारा है। दरअसल दक्षिणी विषुवतीय धारा ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के मध्य 10 डिग्री से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। जब ये धारा कोरियालिस बल के कारण वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़कर मेडागास्कर द्वीप के उत्तरी छोर पर पहुंचती है, तो मेडागास्कर से टकराकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक भाग मेडागास्कर द्वीप के पूरब की ओर और दूसरा भाग इस द्वीप के पश्चिम की ओर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होता है। फिर ये दोनों भाग मेडागास्कर के दक्षिण अगुल्हास द्वीप के पास पुनः एकाकार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इन्हीं धाराओं में जिसका प्रवाह मेडागास्कर के पूरब में है उसे मेडागास्कर धारा, जिसका प्रवाह मेडागास्कर के पश्चिम में है उसे मोजाम्बिक धारा और जिसका प्रवाह अगुल्हास द्वीप के दक्षिण में है उसे अगुल्हास धारा कहते हैं। 6. पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। अगुल्हास धारा पछुआ हवाओं के प्रभाव तथा कोरियालिस बल के कारण पूरब की ओर मुड़ जाती है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर पहुंचकर यहां दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा कहते हैं। इसकी प्रकृति ठंडी है। इस प्रकार महासागरीय धाराओं का विवरण पूर्ण हुआ। इनका एक बार मानचित्र पर अवलोकन कर लेने से मानस पटल पर स्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है और फिर ये प्रश्न बनने पर कि उत्तर अटलांटिक महासागर में बनने वाले वृत्त में कौन सी धारा भाग नहीं लेती है या जापान तट पर किन किन धाराओं का मिलन होता है जहां मत्स्यन अधिक होता है अथवा धाराओं से संबद्ध कोई अन्य प्रश्न सामने आने पर उसका उत्तर सहज ही प्राप्त हो जाता है।